चलिए, तो देखो, आज हम लोग इस वीडियो में एक छोटा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो हम लोग कवर करेंगे। भारत शासन अधिनियम 1935। दो तीन अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे 1909 का अधिनियम। 1909 में ज़्यादा प्रावधान उसमें थे नहीं, मतलब जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसमें से एक एक दो इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बता दिया है 1919 वाले में ही। दूसरा है 1919 का जो भारत शासन अधिनियम आया है वो, ठीक है। और तीसरा है आपका 1935 का। 1935 का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज जो आप संविधान देखते हैं भारत का, उसमें जो ज़्यादातर चीज़ें हैं वो हूबहू 1935 वाले अधिनियम से उठा करके डाल दी गई है। तो इस अधिनियम से क्वेश्चंस बनते रहते हैं कंपटीशन में, तो आपको इसको देखना बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट होगा इसको देखेंगे। अच्छा, इससे पहले वाला वीडियो में मैंने आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन और जो गोलमेज सम्मेलन और पूना पैक्ट हुआ था वो मैंने आपको बताया था। वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो इसका बैकग्राउंड देगा आपको कि 1935 का जो अधिनियम आया वो किन परिस्थितियों में आया, ठीक है। तो उसको अगर आप देखेंगे थोड़ा सा जाकर के, तो आपको समझने में इसको ज़्यादा आसानी होगी। हालांकि मैं इसमें आपको डिस्कस करता चलूंगा, तो देख सकते हैं आप प्लेलिस्ट में जाइए चैनल पे, और वहां पे आपको मिल जाएगा वो चीज़। तो भारत शासन अधिनियम देखो 1935 आया क्यों, इसको समझने की सबसे पहले जरूरत है। तो मैंने आपको बताया था कि 1927-28 में साइमन कमीशन आता है, और 1930-32 में 3 गोलमेज सम्मेलन जो है वो होते हैं यहाँ पे। तो ये साइमन कमीशन आया क्यों था? आया इसलिए था कि जब मैंने आपको 1919 का भारत शासन अधिनियम और साइमन कमीशन में जब आपको पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि 1919 का जब ये अधिनियम आया, जिसको हम लोग बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ये भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें एक प्रावधान था कि 10 सालों के बाद सरकार क्या करेगी कि ये एक आयोग बनाएगी, और ये आयोग क्या करेगा कि ये जो 1919 का अधिनियम आया है वो उसको चेक करेगा कि ये अधिनियम कितना अच्छा काम कर रहा है भारतीय लोगों के लिए, है ना। तो अब इसके बाद जो है वो फिर आगे की जो चीजें हैं वो की जाएगी कि अधिनियम अगर बहुत बढ़िया काम कर रहा है तो ठीक है, नहीं काम कर रहा है तो कुछ और अधिनियम लाया जाए। इस तरह की चीजें जो है वो सरकार फिर डिसाइड करेगी। तो इसीलिए देखो 1919 में ये आ गया था। तो 1927-28 के पास साइमन कमीशन जो है यहाँ पे आता है भारत में, और फिर वो चेक करता है, लोगों से बात करता है, लोगों से मिलता है, और फिर अपनी रिपोर्ट देता है इस अधिनियम से रिलेटेड। बट सरकार को जो है वो कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, वो रिपोर्ट जो है वो ज़्यादा प्रभावी नहीं लगता। इसलिए सरकार सोचती है कि क्यों ना हम भारतीयों से ही मिल बैठ करके बात करें कि आपको आगे आने वाले सुधारों में आपको क्या क्या चाहिए। तो फिर उसके लिए लंदन में यहाँ पे देखो गोलमेज सम्मेलन आयोजित होता है 1930, 31 और 32। इसमें टोटल जो है वो 3 गोलमेज सम्मेलन जो है वो आयोजित होगा। तो इस गोलमेज सम्मेलन के सिफारिश के आधार पे जो है वो क्या होता है कि एक कमेटी बनती है, और वो कमेटी जो है वो एक अधिनियम, आप कह सकते हैं कि एक अधिनियम या फिर एक बिल जो है इसके द्वारा बनाया जाता है, और वो पास हो जाता है कब? 1935 के अगस्त में। अगस्त 1935 में ब्रिटिश संसद जो है इसको पारित कर देगी, और फिर ये बनेगा भारत शासन अधिनियम 1935। ये अब तक जितने भी अधिनियम पारित हुए अंग्रेजी सरकार के द्वारा, उसमें सबसे लंबा और बहुत बड़ा अधिनियम था। उसमें आप उस समय देखेंगे तो 321 आर्टिकल और 10 जो है वो शेड्यूल हुआ करते थे। मैंने आपको बताया ना अभी कि जो आज का हमारा संविधान है, तो ये जो संविधान जब हमारा बन रहा था, आज भी जो है इसमें आप प्रोविजंस देखेंगे तो बहुत सारे प्रोविजंस, लगभग बोला जाता है कि 1/3 के आसपास और से ज्यादा, ठीक है, जो प्रोविजंस है वो हूबहू क्या है, भारत शासन अधिनियम 1935 से उठा करके जो है इसमें डाल दिए गए हैं, एज इट इज डाल दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट अधिनियम भी था। इसमें प्रोविजंस क्या क्या थे, प्रावधान क्या क्या थे महत्वपूर्ण? तो देखो, इसमें आज जो आप 7वीं अनुसूची देखते हैं, 7वीं अनुसूची संविधान की क्या है कि इसमें शक्तियों का बंटवारा किया गया है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में। उसी तरीके से व्यवस्था यहाँ पे 1935 वाले अधिनियम में की गई। यहाँ बनाया गया 3 सूचियों जो है, 3 सूची में शक्तियों का जो है विभाजन किया गया। ये सूची क्या होती है? सूची होता है बेसिकली एक लिस्ट होता है, और इसमें जो है वो विषय दिए हुए रहते हैं कि शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सेना है, कम्युनिकेशन है, इस तरह की चीजें रहेगी। तो जो अगर मान लो कि कुछ विषय को संघ सूची में यानी फेडरल लिस्ट में डाल दिया जाएगा, कुछ को प्रोविंशियल लिस्ट में डाल दिया जाएगा, और कुछ को करंट लिस्ट में डाल दिया जाएगा। मान लो कि 100 विषय है, 200 विषय है, जो भी है, आज भी अभी आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो संघ सूची में जो भी लिस्ट डाले जाएंगे, मान लो कि हो गया आपका रक्षा हो गया या फिर कम्युनिकेशन हो गया, तो ये सबका संघ सूची में आज भी है। तो इसमें जो होगा वो सिर्फ उस पर संघ सरकार या फिर केंद्र सरकार कानून बनाती है।
प्रांतीय सूची में जो होता है उस पर राज्य सरकार कानून बनाती है, और संवर्ती सूची में जो होता है उस पर दोनों मिलकर कानून बनाती है। तो इस तरह की चीजें, जो भी विषय थे जिसपे राज्य बनाए कानून या केंद्र बनाए कानून, उन शक्तियों को जो है वो 3 सूची में स्पष्ट रूप से बांट दिया गया कि भाई ये आपका कार्यक्षेत्र रहा, ये आपका कार्यक्षेत्र रहा, और कुछ कार्यक्षेत्र जो है वो दोनों का रहेगा कि आप दोनों मिलकर इस पर बना सकते हैं। तो पहली बार ऐसी व्यवस्था जो है वो 1935 में वो की गई। और जो अवशेषित शक्तियां हैं, अवशेषित शक्तियां मतलब कि जो इन तीनों लिस्ट में नहीं आई है ना, उसको कौन बनाएगा, तो उसको वायसराय को दे दिया गया। ठीक है। उसके बाद प्रांतों में जो है वो द्वैध शासन की समाप्ति कर दी गई। देखो 1919 वाला मैं आपको बोल रहा हूं कि आप एक बार जाकर के देख लीजिए, उसको देखिएगा तब जाकर के ये और भी ज्यादा क्लियर होगा। और जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो ऑप्शन में आपको यही रहेगा कि 1919, 1909, 1935 और एक आपको कोई और दे देगा। ठीक है ना, मान लो 1861 दे दिया, तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि प्रांतों में द्वैध शासन कब लाया गया। आपको लगेगा कि 35 भी हो सकता है क्या, 1919 भी हो सकता है कि, ऐसा आपको लगेगा। तो आप एक बार जाकर के देखिए, प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति हुई यहाँ पे, प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हुई वहां पे। ये सब चीजें भी मैं डिस्कस करूंगा अभी आगे, बट आपको क्लियर हो जाएगा वहां से देखने के बाद, दोनों एक साथ देखेंगे तो। ठीक है। तो देखो प्रांतों में द्वैध शासन में मैंने आपको बताया था कि विषय जो थे टोटल, जो राज्य के पास जो विषय होते थे जिसपे कानून बनाते थे वो लोग, उसको 2 भागों में उन्होंने बांट दिया था। एक तो था आरक्षित और एक था आपका हस्तांतरित विषय। ठीक है। तो इसमें क्या था कि जो आरक्षित विषय थे इसमें बहुत जो महत्वपूर्ण मुद्दे थे वो डाल दिया गया था, और इसमें जो वहां का राज्यपाल होता था, जो गवर्नर होता था राज्य का मैं बता रहा हूं, वो क्या करता था, कानून बनाता था। किसकी सहायता से, अपने 3-4 सलाहकार थे उसके, जो चुने नहीं गए थे, जो जनता के द्वारा नहीं चुने जाते थे, उससे मिलकर बनाता था, जबकि सब इसमें इंपॉर्टेंट विषय थे। ठीक है। और हस्तांतरित में क्या थे कि कम इंपॉर्टेंट विषय थे, कम महत्वपूर्ण मुद्दे थे, उस पर विषय बनाया जाता था। किससे, राज्यपाल ही बनाएगा, बट वो मंत्रियों की सहायता से बनाता था। मंत्री चूंकि जनता के द्वारा चुने जाते थे, जनता के प्रति जिम्मेदार होते थे, लेकिन बावजूद इसके बाद भी जो है वो कम महत्वपूर्ण विषय जो है इस पे इनका बस चलता था, जोर चलता था। ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया गया, इसको समाप्त करिए। मतलब ये अच्छी चीज नहीं थी, मैं आपको सिंपल बताऊं तो। ठीक है। क्योंकि आप जो चुने गए प्रतिनिधि है उसको आप कम महत्व दे रहे हैं, और जो नहीं चुने गए लोग हैं उसको आप ज्यादा महत्व दे रहे हैं। तो इस चीज को जो इसीलिए द्वैध बोलते हैं। द्वैध का मतलब क्या होता है, रूल ऑफ 2, 2 का शासन। ठीक है ना। तो इसमें चूंकि विषयों को 2 भागों में बांटा गया था प्रांतों में, इसलिए इसको द्वैध शासन बोलते थे। तो इसकी समाप्ति कर दी जाती है। और मैंने आपको बताया कि इससे ये सही चीज नहीं था। तो क्योंकि अब जो है टोटल राज्यपाल जो है वो सब सारे काम जो है वो मंत्रियों के सलाह पे करेगा, इसलिए थोड़ी सी स्वायत्ता जो है वो प्रांतों को प्राप्त होती है, थोड़ी सी ऑटोनॉमी प्राप्त होती है। ठीक है। वो जो 3-4 लोग थे जो सलाहकार मंडल में बैठते थे, उनकी सहायता से अब राज्यपाल कानून नहीं बनाएगा। ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है, सब कानून सारे विषय में मंत्री ही पार्टिसिपेट करेंगे, मंत्री ही भाग लेंगे, मंत्रियों की सलाह पे जो कानून बनाया जाएगा, तो जनता की आवाज वहां तक ज्यादा पहुंचेगी। बट उतना ज्यादा लोग वोट उस समय नहीं देते थे, वो अलग मुद्दा है, बट आप इसको समझिएगा। बट इसी तरीके से आप समझिए कि लोग चुनते थे मंत्रियों को, मतलब ठीक है, विधायिका में जो भी लोग थे, और उसके लिए जो है वो राज्यपाल जो है उसकी सलाह पे पूरी तरह से कानून बनाएगा। तो थोड़ी सी प्रांतीय स्वायत्ता जो है यहाँ पे मिलेगी। ठीक है। थोड़ा सा लेंदी हो गया, बट ठीक है, समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, अब क्या होगा कि प्रांतों में तो खत्म कर दिया गया, लेकिन केंद्र में जो है इंट्रोड्यूस किया गया। केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत, यहाँ पे डायरकी की शुरुआत की जाएगी। ठीक वही चीज उठा करके एज इट इज डाल दिया जाएगा। पहले मैंने आपको बताया कि प्रांतों का जो विषय था उसको 2 भागों में बांटा था। अब संघ का जो विषय है, जो केंद्र का विषय है, उसको 2 भागों में बांटा जाएगा, आरक्षित में और हस्तांतरित में। एकदम सेम चीज मैंने आपको बताया 1919 वाले अधिनियम में, और ये बस किसके लिए था, प्रांतों के लिए था, राज्यों के लिए था। अब यहाँ पे संघ के लिए है। ठीक है। तो प्रांतों में द्वैध शासन कब आया, 1919 में, और केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई, 1935 वाले अधिनियम में। यही सब थोड़ा कंफ्यूजन होगा जब आप क्वेश्चन करेंगे तो इसमें क्या था, सेम चीज उसमें जैसे मैंने आपको 1919 में बताया था। आरक्षित में क्या होगा कि आरक्षित विषय में जो गवर्नर जनरल होगा, यहाँ पे केंद्र में गवर्नर जनरल होता है, तो अपने 3 सलाहकार की सहायता से जो है ये कानून बनाएगा। और ये जो 3 सलाहकार होंगे कोई चुनकर थोड़ी ना आएगा, ये चुनकर नहीं आएगा। तो ये जो विधायिका होगी वहां पे उसके प्रति जवाबदेही भी नहीं होगा। तो ये हो गया आपका। फिर हस्तांतरित विषय में क्या होगा कि गवर्नर जनरल कानून बनाएगा, किसकी सहायता से, मंत्री परिषद की सहायता से। और ये मंत्री परिषद जो होगी वो चुन कर आएगी, लोगों के द्वारा जो है वो चुन कर आएगी। ठीक है। तो सेम चीज
यहाँ पे राज्यों के लिए की गई 1919 वाले अधिनियम में, और अब केंद्र के लिए सेम चीज जो है वो 1935 वाले अधिनियम में की गई। एक संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई, फेडरल कोर्ट, मतलब पूरे देश के लिए एक कोर्ट होगा, ऐसा बात किया गया। और इसको 1937 में इसका गठन भी किया गया दिल्ली में। उस समय इसमें मुख्य न्यायाधीश और मैक्सिमम जो है वो 6 जज जो है वो होने थे इसमें, ठीक है। तो संघीय न्यायालय 1935 के अधिनियम में व्यवस्था की गई इसको, बट गठन इसका हुआ 1937 में दिल्ली में। 6 प्रांतों में जो है वो 6 राज्यों में जो है द्विसदनीय विधायिका की जो है वो स्थापना की गई। द्विसदनीय क्या होता है? आज भी 2 सदन है कई राज्यों में, जैसे एक हो गया विधान सभा और एक है आपका विधान परिषद, है ना, लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली। तो उस समय ये व्यवस्था की गई थी 6 राज्यों में, आज भी 6-7 राज्यों में ही है। जब पॉलिटी आप पढ़िएगा, मैं पढ़ाऊंगा आपको पॉलिटी में ये सारी चीजें, ठीक है। तो उस समय मतलब इसमें 2 सदन हो गए, ऊपरी सदन निचली सदन, मतलब परिषद, विधान परिषद, विधानसभा। तो कौन कौन सा था इसमें? बिहार, बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, असम और यूपी यानी संयुक्त प्रांत, यूनाइटेड प्रोविंस उस समय बोला जाता था, ठीक है। तो ये 6 हो गया, याद रखिएगा, पूछ देगा ये। फिर जो सांप्रदायिक निर्वाचन था, जो कम्युनल इलेक्टोरेट था, उसका विस्तार और ज्यादा किया गया। ये 1909 से मामला चल रहा है। 1909 में पहली बार मुस्लिम्स के लिए आया, फिर 1919 में इसका और विस्तार किया गया सिखों के लिए, आंग्ल भारतीयों के लिए, ठीक है। देखो, जो मैंने आपको पिछला वीडियो बताया था पूना पैक्ट वाला, तो उसमें आपको डिस्कस किया था कि जब वो गोलमेज सम्मेलन यहाँ पे चल रहा होता है तो अंबेडकर दलितों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की बात कर रहे होते हैं, और उस समय जो लोथियन कमेटी बनती है, जो भी मतलब लोथियन कमेटी वगैरह मैंने डिस्कस किया है उसमें, आपको गोलमेज सम्मेलन वाले में, पूना पैक्ट में, आप देख लीजिएगा जाकर के, फिर डिटेल हो जाएगा ये। तो उस समय जो मैकडोनल्ड होता है, ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर, वो क्या करता है कि एक तरह का घोषणा लाता है जिसमें जो है वो वंचित वर्गों के लिए भी पृथक निर्वाचक मंडल की बात कही जाती है, जिसको हम लोग मैकडोनल्ड अवार्ड बोलते हैं, ठीक है। सांप्रदायिक मैकडोनल्ड अवार्ड इसलिए बोलते हैं कि उसका प्रधानमंत्री था उसमें और उसने घोषणा की थी, है ना। तो ये सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार किया जाएगा वंचित वर्गों की ओर, दलितों की तरफ, ठीक है। दलितों को इसमें दिया जाएगा, महिलाओं को दिया जाएगा, और जो लेबर्स थे, श्रमिकों को दिया जाएगा। और यही चीज गांधी जी को पसंद नहीं आएगा, और तब जाकर के वो भूख हड़ताल पे चले जाते हैं, और अंबेडकर और गांधी के प्रतिनिधियों के बीच पूना समझौता जो है, पूना पैक्ट होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में वो पिछला वीडियो जाकर के, ये सब बैकग्राउंड में आपको जानना जरूरी है ये सब समझने के लिए। एक अखिल भारतीय संघ की बात की जाती है, ऑल इंडिया फेडरेशन की, कि यहाँ पे जो ब्रिटिश भारत के राज्य हैं, जो ब्रिटिश प्रोविंसेस है, और जो देसी रियासतें हैं, उस समय बूंदी हो गया, ये आपका उस समय कश्मीर हुआ करता था, बहुत सारे देश, मतलब अजमेर हो गया, ये सब जो चीजें थी, तो ये सब मिल करके सरकार ने कहा कि हम लोग मिल करके एक जो है वो अखिल भारतीय संघ की का निर्माण करेंगे। उसमें ग्रुपिंग की बात की गई थी, जो भी है, बट ये इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है, मतलब आपको ये याद रखना है कि अखिल भारतीय संघ की बात की गई थी, बट इसमें क्या क्या हुआ था इसके डिटेल प्रोविजन में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये कभी भी अमल में नहीं आया, ठीक है। ये आया है नहीं पिक्चर में, तो इसको हम लोग ज्यादा जानते भी नहीं है, बट आपको ये ध्यान रखना है, ये पूछा जाता है कि अखिल भारतीय संघ की बात किसमें की गई थी, तो 1935 वाले अधिनियम, ठीक है। तो ये था इसका वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो आप कमेंट करके बताएं, कुछ सजेशंस दें कि किस तरह से वीडियो को और ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सकता है, क्या चाहिए आप लोगों को, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को जिसको इसकी ज़रूरत है, क्योंकि हिंदी माध्यम में थोड़े से क्वालिटी कंटेंट की जो है वो इशू है, ठीक है। तो चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।